दोस्तों नमस्कार। इस देश में सबसे बड़ा क्राइम किसने किया है? इस देश के भीतर सबसे बड़ा करप्शन किसके जरिए हुआ है? इस देश में क्राइम और करप्शन क्या पॉलिसी की शक्ल में आने लग चुका है, या इस देश की पॉलिसी ही क्राइम और करप्शन को मिलाकर इस तरीके से बनाई जाती है जिसके बाद संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इस देश के नेता अगर कहते हैं कि देखिए यही डेवलपमेंट है, तो हम आप दोनों मान लेते हैं। और अगर शिखर पर बैठा हुआ शख्स ही पॉलिसी निर्धारित कर रहा है और खुले तौर पर इस देश के भीतर आजादी के बाद के उन तमाम परिस्थितियों को खारिज करते हुए डेवलपमेंट की एक नई लकीर अपने चंद यारों के साथ, जो कॉरपोरेट के यार होंगे, अगर उनके साथ इस देश को बनाने में लग गया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि यह देश कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है? इस देश में इतना व्यापक करप्शन हो रहा है? नहीं कहेंगे आप, कोई नहीं कहेगा और कोई कहता भी नहीं है। तो जब ऑर्गेनाइज्ड वे में करप्शन पॉलिसी की शक्ल में उभरने लग जाए, तो उसके बाद आप अयोध्या देखें या आज की तारीख में उज्जैन देखें, या कल आने वाले वक्त में आपको बनारस का कॉरिडोर भी दिखाई देने लग जाए। हो सकता है इस दौर में व्यापारियों की टोली जो गुजरात से निकली और इस देश के मंदिरों में छा गई, वहां की जमीन हो, वहां का ठेका हो, उसके जरिए रकम की उगाही हो, या जनता के सामने आने वाले संकट के बीच पैसों का बंदर बांट हो, यह सब कुछ आपको डेवलपमेंट के आश्रय ही दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे में कोई सवाल आज जब करप्शन को लेकर उठाने की सोच यह कहकर उठे, क्या वाकई आज जो दिल्ली के एक अखबार ने एक रिपोर्ट छाप दी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सब पता होता है कि कहां से सड़क निकलेगी, कहां पर कॉरिडोर बनेगा, कहां पे एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अर्बन लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा, कहां से रेलगाड़ी गुजरने के लिए पटरियां बिछेंगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा होगा, पता नहीं होता है। वही तय करते हैं। और जब वही तय कर रहे हों और उन्हें पता हो जाए कि अब इसके जरिए इतना मुनाफा कमाया जा सकता है, तो फिर वो मुनाफा कमाने में लग जाएंगे। तो वो लग गए, रिपोर्ट तो यही कहती है। लेकिन इसमें गड़बड़ी कहां हो गई? जब इस देश के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय से अलग अलग पॉलिसी डिसीजन इस देश के एयरपोर्ट को लेकर बनाए गए, इस देश के पावर सेक्टर को लेकर बनाए गए, इस देश के भीतर पोर्ट किंग जिनको कहा जाता था उनके हाथ इस देश के लगभग 122 क्षेत्रों में उनके योगदान को जोड़ दिया गया, वो हथियार भी बजाने लगे और इस देश के सेब भी बेचने लगे। इस देश के मंडियों पर भी उनका प्रभाव पड़ गया, इस देश के रिटेल सेक्टर में भी वो घुस गए। इस देश में खाने पीने का तेल हो या फिर इस देश के भीतर उससे जुड़ी हुई मुनाफे के साथ लोगों का निकलता हुआ तेल हो, सब कुछ जुड़ता ही चला गया। लेकिन यह पॉलिसी डिसीजन है, करप्शन कहां पर है? दरअसल मौजूदा परिस्थिति में तीन सवाल अचानक एक झटके में बड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हर क्षेत्र में फेल हो रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस दौर में प्रधानमंत्री कार्यालय का जो कंट्रोल इस देश के हर हिस्से पर, हर व्यक्ति पर, हर मुख्यमंत्री, हर राज्यपाल, हर सिस्टम, हर गवर्नेंस, हर तौर तरीके पर होता था, वो कहीं ढीला पड़ गया या वो शिफ्ट हो रहा है? और तीसरी परिस्थिति है, क्या इन सब के बीच अब बीजेपी और आरएसएस दोनों को यह नजर आने लगा है कि यह परिस्थिति लंबे वक्त तक कायम रह गई तो आने वाले वक्त में ना तो बीजेपी बचेगी और संघ तो यूं भी इस दौर में विचारधारा को लेकर जो बचा कुचा था वो अयोध्या और उज्जैन ने उसकी पूर्ति कर डाली, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो अब लड़ाई लड़नी होगी। इन तीन सवालों के बाद अब नया सवाल आपके जहन में आएगा कि अयोध्या में जो चोरी हो रही थी वो खबर कहां से निकल कर आई,
यूं ही क्या एक दिन विनय कटियार जी को लगा, जो एक वक्त खुले तौर पर कहते थे वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के हनुमान हैं, उन्हें लगने लगा कि इस दौर में अब हनुमान की भूमिका नहीं बल्कि श्री राम की भूमिका में आकर खड़े हो जाएं। और उन्होंने दिल्ली टेलीफोन लगाया, पीएमओ चौकन्ना हो गया, तुरंत फटाखट ट्रस्ट को लेकर उंगलियां उठने लगी, रिपोर्ट सामने आई और फिर जानकारी दे दी गई कि हां गड़बड़ी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचेत हो गए, उन्होंने एसआईटी बैठा दी। आज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी चीफ सेक्रेटरी को। तो क्या वहां के मुख्यमंत्री पर गाज गिरने वाली है? यह अंदेशा दे दिया गया था, या फिर आज जो मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी रिपोर्ट किसने लीक कर दी? सब तो बनाए हुए दिल्ली से ही है और वो करप्ट हैं, वो जिस पद पर बैठे हैं उसकी गोपनीयता बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। अब ये सारे सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे, लेकिन लौटिए पुरानी परिस्थिति में एक क्षण के लिए और जरा सोचना शुरू कीजिए कि इस दौर में ये सारी चीजें लीक कोई कर रहा है या बीजेपी के भीतर मचे घमासान में हर कोई अब नए रास्तों को चुनने की दिशा में बढ़ना चाहता है। और तीसरी परिस्थिति है, क्या बीजेपी के तमाम विधायक सांसद पूर्व मुख्यमंत्री जान चुके हैं जो हालात हो रहे हैं उसमें दिल्ली के पास एक नया मंत्र है, वो मंत्र चुनाव आयोग से निकलता है और इस देश के विपक्षी राजनीतिक दलों को तोड़कर उनके विधायक और सांसदों के जरिए अपनी कुर्सी बरकरार रखता है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर कोई खतरा मंडराने लगा है? या फिर जो कहा जाता है कि 2024 के चुनाव के वक्त मुलाकात जब सरसंघचालक मोहन भागवत से हुई थी तो उस समय कहा गया था बहुत आपने काम कर लिया देश के लिए, अब छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा था नेहरू जी का रिकॉर्ड तो तोड़ दें, उसके बाद छोड़ देंगे। नेहरू जी का रिकॉर्ड यानी जितने दिन वह चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर पद पे रहे, उस रिकॉर्ड को तोड़ दे तो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। अब छोड़ने का वक्त आया तो नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो क्या संघ की पूरी विचारधारा और गुजरात मॉडल के बाद संघ ने दो ही तो मॉडल क्रिएट किए, एक मध्य प्रदेश के भीतर और दूसरा उत्तर प्रदेश के भीतर, और संयोग से अयोध्या और उज्जैन वहीं पड़ते हैं और अगला निशाना बनारस का जल्द ही आने वाला है। यह सारी बातें क्यों बताई जा रही है? इसलिए क्योंकि अब इसका दूसरा चैप्टर, आप ध्यान दीजिएगा, इस दूसरे चैप्टर की हकीकत इस देश का सच है, एक ऐसा सच जिसके दायरे में बीजेपी का विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक सभी आते हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं और पूरी की पूरी गवर्नेंस के तौर तरीके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस दौर में फेल होने लगे हैं। स्थिति कितनी नाजुक हो गई है, हमें लगता है दूसरे चैप्टर में नाजुक स्थिति समझिए, तब हम दोबारा इस पहले चैप्टर के हिस्से को पकड़ के असल खेल पर सामने आ जाएंगे। तो इस दूसरे चैप्टर की कहानी क्या कहती है? बहुत साफ तौर पर कहानी कहती है कि इस देश में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। विदेशी निवेशक का जो निवेश भी था, यहां तक कि शेयर बाजार के भीतर भी, वहां पर खतरा ऐसा मंडराने लगा है कि खुद सेबी ने एक रिपोर्ट अपनी निकाली, उसको पब्लिश की और उसमें बताया कि दरअसल पिछले बरस इस देश के लगभग 87 लाख से 96 लाख तक के बीच में जो इंडिविजुअल शेयर धारक थे, उनका 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया। इंडिविजुअल ट्रेडर्स कहते हैं उसको, 1.05 ट्रिलियन डूब गया। बात इससे साफ हुई नहीं। मसला यह है कि डूबता तो रहा है, लेकिन यह जो खुदरे तौर पर इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार के भीतर, तो वो एक मैसेज पहली बार आ रहा है। जैसे 2022 में 40,000 करोड़ डूबा था, 2023 में 65,000 करोड़ डूबा था, 2024 में 74,000 करोड़ डूबा और 2025 में 1,05,000 करोड़ रुपए डूब गया। यह मैसेज है कि अगला नंबर शेयर बाजार का है, उस बिगड़ती हुई इकोनॉमी का जिसका बंटाधार इस दौर में उस पॉलिसी डिसीजन के तहत हुआ है जिसमें करप्शन ऑर्गेनाइज्ड वे में पॉलिसी की शक्ल में आ चुका है और अदालतों से लेकर
कोई भी बड़ा निर्णय या छोटा निर्णय या बजट के जरिए जो ऐलान होते हैं वो सिर्फ सरकार बंद कमरों में अपने हितों को साधने के लिए और अपने साथ खड़े लोगों के हितों को बनाए रखने के लिए ही बनाती है। तो इसके आगे और बढ़िए, इस दौर में विदेशी निवेशकों ने जो सिर्फ जून के महीने में, हम उससे पहले नहीं जा रहे हैं, जहां पर लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला गया। इस देश में इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं अलग अलग क्षेत्रों में रुका हुआ है। यह फेल्योर की एक कहानी है। जो फाइनेंशियल शेयर बेचे गए वो 11,263 करोड़ रुपए सिर्फ इसी महीने यानी जून के महीने में। जो ऑयल एंड गैस से जुड़े हुई कंपनियों के शेयर थे वो तकरीबन 10,488 करोड़। जो वाहन यानी गाड़ियों से जुड़े हुए जो ऑटो कंपनियां थी उनके शेयर लगभग 9,000 करोड़ के बेचे गए। आईटी सेक्टर 6,733 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए। एफएमसीजी के लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा के बेचे गए। ये एक मैसेज है। इस मैसेज के दायरे में भारत के भीतर का जो बिग 5 है, जिसके दायरे में एचसीएल आता है, विप्रो आता है, टीसीएस आता है, टेक महिंद्रा, ये सभी के लगभग 30% नीचे शेयर चले गए। इनके सामने क्राइसिस है क्योंकि भारत के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम हो नहीं रहा है। आरबीआई एक रिपोर्ट छापती है, कहती है मुश्किल तो है, महंगाई बढ़ जाएगी, तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट के रास्ते बंद हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ढीला हो चला है। जब इन बातों का जिक्र हो रहा है उसी दौर में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर के साथ डील कर रहे हैं और वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी दिल्ली आए हुए हैं। दोनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं। एक डील होनी चाहिए, शानदार डील, लेकिन अभी डील हुई नहीं है जो सितंबर तक पूरी होनी है। लेकिन उससे पहले क्या हो गया? उससे पहले यह हो गया कि भारत जो एक्सपोर्ट करता था अमेरिका, उसमें 40% से ज्यादा की गिरावट आ गई, और जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता था भारत में, उसमें 100% से ज्यादा का इजाफा हो गया। मसलन पेट्रोलियम प्रोडक्ट अमेरिका पहले भेजता था, यानी अगर आप पिछले साल के मार्च के महीने को देखें तो 139 मिलियन डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो भेजा करता था। इस मार्च के महीने में उसने 321 मिलियन डॉलर का भेजा, यानी 130% का ग्रोथ हो गया। भारत वह भी भेजा करता था, 309 मिलियन डॉलर भेजा करता था, 235 मिलियन डॉलर कम हो गया, यानी लगभग 25% कम हो गया। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, अमेरिका से पिछले बरस मार्च में आया था 182 मिलियन डॉलर का, इस बार मार्च में वो बढ़कर हो गया 431 मिलियन डॉलर, यानी 135% का इजाफा हो गया। और भारत जो भेजा करता था 203 मिलियन डॉलर, वो कम होकर 135 मिलियन डॉलर पर आ गया, यानी 33% नीचे चला गया। जो ऑर्गेनिक केमिकल है, अमेरिका भेजा करता था 86 मिलियन डॉलर, वो बढ़कर 172 मिलियन डॉलर हो गया, यानी 98% का इजाफा हो गया। भारत भेजा करता था 115 मिलियन डॉलर, वो कम होकर 101 मिलियन डॉलर पर आ गया। ये तमाम चीज चलती चली जा रही है। हमें लगता है कि आखिरी लिस्ट के आखिरी पायदान पर हमारी टीम ने बताया कि ये जरूर बता दीजिएगा, जो ताजा फल होते हैं वो अमेरिका 113 मिलियन डॉलर का पिछले साल मार्च के महीने में भेजा था, और इस साल मार्च के महीने में उसमें लगभग 15% का इजाफा हुआ और 131 मिलियन डॉलर हो गया। जो भारत से जाता था 2 मिलियन डॉलर, वो सीधे आधा हो गया 1 मिलियन डॉलर पे। यह स्थिति आ गई। और कमोवेश यही मोटर व्हीकल और कार के क्षेत्र में हुआ है, यानी हर जगह चीजें कम होती चली गई। यह मैसेज है कि सरकार की पकड़ अंतर्राष्ट्रीय बाजार और इंटरनेशनल डील के आश्रय अपनी इकोनॉमी को ठीक करने पर वो डिरेल्ड हो गई है। उसके बाद जो घर के भीतर की परिस्थिति है, उसमें जो कोर सेक्टर आता है, संयोग से कल ही उसकी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की और बताया कि देखिए कोल सेक्टर में हमारा जो ग्रोथ है वो -9.3% है, जो रिफाइनिंग प्रोडक्ट है वो -8.7% है, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस होता है -4.9% है, यहां तक कि फर्टिलाइजर भी 1% हम नीचे चले गए हैं। इंटरनली स्थिति, एक्सटर्नली स्थिति आपके हाथ से निकल रही है। तब यह सवाल शुरू अब यहां से होता है, दोबारा लौटिए इस तीसरे चैप्टर में पहले चैप्टर को याद करते हुए।
एक तो काम बहुत साफ है, इस देश का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको प्यार से लोग गोदी मीडिया कहते हैं, इतनी हिम्मत और ताकत दिखा नहीं पाता है कि सरकार या उनके प्यादों को लेकर वह कोई लकीर खींचे और सरकार को जानकारी ना दे और सुबह सवेरे सरकार अखबार देखे। यहां सरकार का मतलब दो ही है, या तो पीएमओ होगा या होम मिनिस्ट्री होगी, और वो चौंक जाए, अच्छा ऐसी रिपोर्ट छप गई, हमारे यहां ऐसा करप्शन हो रहा है। ऐसा होता नहीं है, जानकारी दे दी जाती है तो जानकारी दे के चीजें चलती हैं। दूसरी बात, वो जानकारी आती कहां से है, और तीसरी बात, जानकारी तो हर किसी के पास है, लेकिन छापने और बताने की हिम्मत क्यों करता है, कौन करता है और कब करता है। तो ये कब किया जाए इस पे भी ध्यान रखिए, और ये बातें निकल कर क्यों आ रही है इस पर भी नजर रखिए। इस देश के भीतर जो कॉरपोरेट नेक्सस था, जो कि बार बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अंबानी, अडानी का जिक्र करते थे, इस देश के भीतर फेल होते सिस्टम में जब स्टूडेंट भी उसके दायरे में आकर खड़े हो गए, और पहली बार ऐसा लगा कि एक परीक्षा 22 लाख विद्यार्थी, और इस देश के भीतर उस रैंक में तकरीबन हर बरस 1 करोड़ छात्र निकल रहे हों, तो आपने पूरी की पूरी ताकत लगा दी कि कहीं से बात लीक ना हो, पर्चा लीक ना हो। तो इंडियन एयरफोर्स का जहाज लग गया, किसी सेंटर पे कोई लीक ना हो तो हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसपी ने पूरी ताकत झोंक दी। परिस्थिति तो ऐसी हो गई कि टाइम निर्धारित कर दिया गया कि जब तक स्टूडेंट पहुंचेगा उसमें आधे घंटे पहले पहुंचना है, फिर बाहर वो चाहे जितना रोना है रो ले, हम नहीं इजाजत देंगे क्योंकि अभी हम अनुशासन में चल रहे हैं। अब यहां से एक नया सवाल, अगर हालात ऐसे हैं जहां पर अब प्रधानमंत्री आपको विदेश यात्राओं पर जरूर दिखाई देंगे, पिछले दिनों दिखाई दिए, अगले महीने भी वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जा रहे हैं, क्योंकि जब जब वो बाहर रहते हैं तब तक प्रधानमंत्री की छवि देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर रहती है या उनको बताने में सुविधा हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में पहली बार देश के भीतर के हालात और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बनती हुई छवि दोनों पर सीधी उंगलियां उठ रही हैं या अटैक हो रहा है। तब यहां पर तीसरा सवाल उठता है, तो क्या किया जाए? ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि जो करप्ट है उसको हटाने से क्या लाभ, एक व्यापक परिवर्तन किया जाए जिसमें जाहिर है मोदी मंत्रिमंडल हो, राज्यों के भीतर मुख्यमंत्री हो, उसमें भी चूज एंड थ्रो तो खुद ही करना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं या मध्य प्रदेश के हैं या छत्तीसगढ़ जनता ने उनके चेहरे पर वोट दिया है। जिनके चेहरे पर वोट दिया था उनको तो हमने दरकिनार कर दिया। अब जो दरकिनार हो गए उनके जहन में भी तो कोई कुलबुलाहट होगी, वह भी तो किसी दरवाजे पर जाकर रोना रोते होंगे, और जिस दरवाजे पर जाते होंगे उसके भीतर भी तो सवाल होंगे कि आखिर में उसकी ताकत, उसकी महत्ता, उसकी विचारधारा कहां गायब हो गई। सब कुछ तो गायब हो गया। तब यहां से वो करप्शन का ऑर्गेनाइज्ड वे के भीतर हर करप्ट व्यक्ति की फाइल का तैयार होना, उस फाइल को किसके जरिए कब किसे थमाना है जिससे लोगों का ध्यान उस दिशा में जाए, और इस देश के भीतर जो सबसे बड़ी लूट इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कॉरपोरेट मित्रों के हाथ में देकर जो खेल हुआ है, वो खेल अचानक पॉलिसीगत डिसीजन के तौर पर ही हर किसी को महसूस हो, और इसके बाद इस देश के भीतर में उन चेहरों को बदल दिया जाए जिन चेहरों के इर्द गिर्द इस करप्शन का भी दायरा है, और करप्ट होने के बावजूद भी उनको एक पहचान मिल गई राजनीतिक तौर पर, क्योंकि इस दौर में आप किसे पद से हटाइएगा? क्या मोहन यादव को हटा देंगे कि उन्होंने गोपनीयता अपने पास नहीं रखी बल्कि जमीनों में खरीद फरोख्त करके परिवार को लाभ पहुंचा दिया? बड़ी लंबी फहरिस्त है। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, सीमा यादव 11 एकड़, वैभव 17 एकड़, शालिनी यादव 10 एकड़, नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, कलावती 17 एकड़, अभय यादव 16 एकड़, रेखा यादव 6 एकड़, 4 रियल एस्टेट कंपनी, उन कंपनियों से इन परिवारों का जुड़ाव, ये पूरा खेल, पूरा नेक्सस। ठीक इसी तर्ज पर जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसके दायरे में हर कोई है।
जो नोट गिन रहे थे, जो नोट पर नजर रख रहे थे, जो उसको फाइलों में चढ़ा रहे थे, जो उसको घर ले जा रहे थे, आपको भी जान के हैरत होगी, लगभग 96 नेम्स हैं, 96 नाम हैं जो इस एसआईटी की फाइल में अलग अलग जगह पर घूमते घूमते पहुंचे हैं। उसमें एसबीआई ने जिस कंपनी को हायर किया था कि तुम अपने लोगों को दो, उसकी कंपनी से जुड़े हुए भी लोग हैं जो एसबीआई के अधिकारी के तौर पर मौजूद रहते थे। इसके दायरे में सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, उनके भी लोग हैं। जो गाड़ियों से आवाजाही थी उनके नाम भी हैं, जो पास बांट रहे थे उनके नाम भी हैं, जो नोट गिन रहे थे उनके नाम भी हैं, जिनके घरों पर छापा पड़ा और गोबर में से नोट निकले उनके नाम, सबके नाम हैं। यानी करप्शन के को लेकर जांच भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आ जाए तो उसमें एसआईटी की रिपोर्ट क्या मायने रखेगी और एसआईटी की रिपोर्ट उनको कितना ताकतवर कर देगी कि उसका नाम भी इसमें शरीक है। अब इस पूरे सफर के बाद दो सवाल हमेशा आपके जहन में रहेंगे। पहला सवाल, क्या वाकई परिवर्तन होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे चुनाव से पहले ही? क्या मोहन यादव पर गार जीत जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा और मैसेज दिया जाएगा? तब तो धर्मेंद्र प्रधान को भी हटा देना चाहिए था। एक वक्त रेल की दुर्घटना हुई थी, अश्वनी वैष्णव को भी हटा देना चाहिए था। इस देश के भीतर कहां कहां किस किस मंत्रालय के भीतर क्या क्या गड़बड़ी हुई। एक वक्त तो जो रिपोर्ट आई थी गुरुग्राम की सड़क को लेकर, तो सड़क मंत्री को भी हटा देना चाहिए था। किस किस मंत्रालय में किस किस तरीके से अरावली की पहाड़ियों का जिक्र था, तब तो पर्यावरण मंत्री को भी हट जाना चाहिए था। किसको किसको हटाएं, क्योंकि बात तो आखिर में खुद पर आ जाएगी कि अच्छा हम ही तो थे जिन्होंने इस देश के भीतर सब कुछ अडानीज को सौंपते चले गए और नेटवर्क इतना बढ़ता चला गया कि दुनिया के रईसों की फहरिस्त में सबसे टॉप पर आ गए। तो हटाने से बात नहीं चलेगी, यह बात चलेगी हर की अपनी भूमिका को बदलने को लेकर। और भूमिका जब बदलेगी तो उस भूमिका के दायरे में कौन फिट बैठता है, इस पर सबकी नजर होगी। तो क्यों नहीं एक व्यापक फेरबदल की जरूरत आन पड़ी है। और इस फेरबदल का मतलब यह होगा कि वो तमाम बातें गौण हो जाएगी। यानी आप नहीं जानते हैं कि अयोध्या से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूर पर सेना के पास जमीन है एक, जो 13,351 एकड़ की जमीन है, जो सेना के प्रशिक्षण के लिए दी गई थी। वह भी इस दौर में एक कॉरपोरेट हाउस को दे दी गई, दो संत महात्माओं को बांट दी गई। आप अपने केंद्र को खोल लीजिए, वहां पर नहीं जाएगा ध्यान। आपको नहीं जानकारी होगी कि बनारस के भीतर जो पूरी पूंजी का जिक्र हुआ, जितनी जमीन ली गई, जितना मुआवजा दिया गया, मुआवजे के बाद जो कॉरिडोर बनाया गया, और इस दौर में महाकाल को लेकर जो पूरा बिजनेस मॉडल है, वो पूरा मॉडल लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। 3.5 लाख करोड़ उज्जैन का मॉडल आता है सामने। अयोध्या का मॉडल तो इन सब के ऊपर रखा गया है, हालांकि अभी उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इस देश के भीतर मंदिरों को लेकर एक बिजनेस मॉडल के तौर पर जब काम करने लग जाए तो फिर पॉलिसी डिसीजन है ये कोई क्रिमिनल या करप्शन का हिस्सा नहीं है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति में इस देश की पॉलिसी आकर खड़ी हो गई जहां पे पहली बार सवाल इसलिए गंभीर हुआ है क्योंकि पहली बार देश के भीतर के उठते हुए सवाल बीजेपी के उन नेताओं को परेशान कर रहे हैं जो मान चुके हैं कि दरअसल अब अगर नहीं कुछ किया तो फिर बंटाधार हो जाएगा, आने वाले वक्त में राजनीति भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप है जो मानकर चल रहा है कभी चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे सत्ता से जिस दिन गए, और जो जोड़ी इस वक्त पूरे देश को चला रही है, पूरी बीजेपी को चला रही है, पूरे संघ परिवार को हाँक रही है, सब कुछ तय कर रही है, उस जोड़ी के ना रहने को अगर माइनस कर दीजिए तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे विपक्ष में आज की तारीख में राहुल गांधी माइनस कर दीजिए तो विपक्ष कहां है आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक यही स्थिति सत्ता को लेकर है। तो इस नेक्सस के भीतर का मौजूदा सच यह है, एक व्यापक फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। वो फाइल कहां बन रही है? नॉर्थ साउथ ब्लॉक तो इस दौर में गायब हो गए हैं। सेंट्रल विस्ता नए तरीके से खड़ा है, जहां की लाल दीवारें भी रंग भी बदल चुकी हैं। उनके भीतर के अधिकारियों की मौजूदगी, उन्हें खामोश रहने को कहा गया है, और जो छप रहा है वो मीडिया की हरकत नहीं है। वह इन दीवारों से निकलकर बताने की परिस्थिति है कि अब आप इसको छापिए और इसको कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, बाकी हम मैनेज करेंगे।
किसी ने किसी से इस्तीफा भी नहीं मांगा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ सामान्य है, क्योंकि करप्शन पॉलिसी में तब्दील हो चुका है। अब इंतजार कीजिए आप उस 1 बरस का जिसका जिक्र राहुल गांधी कर गए। 1 बरस के भीतर इनकी कुर्सी चली जाएगी। क्या उसी का इंतजार किया जाए, या फिर पॉलिसी में तब्दील होती हुई परिस्थितियों के बीच परिवर्तन दर परिवर्तन और अपने अनुकूल बनाती हुई परिस्थिति में इस देश का मीडिया ही जब सवाल नहीं करेगा तो फिर बचेगा क्या? ऐसी रिपोर्ट्स के जरिए सिवाय आप अपनी आंखों में सुकून पा सकते हैं, देश में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।